दोस्तों आगे मैं बताऊंगा फ्रांसीसी क्रांति का 6 पॉइंट, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। आपको ये समझ लेना है कि ये इतिहास है और इतिहास जो है आगे बदलता जाता है। पर्यावरण में परिवर्तन होता है, वैसे इतिहास में भी परिवर्तन होता जाता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि समय बदलता है और पहले के समय वर्तमान के समय से अलग होता है, एक सा कभी नहीं होता। राजनीतिक लोगों का पहनावा कौन 1700 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 1700 से 1800 ईस्वी में उनकी 1700 उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। तो पुस्तकों में भी बदलाव हुआ है। पहले भोजपत्र में लिखते थे, ताम्रपत्र में लिखते थे, तो दीवारों में भी लिखते थे, सांकेतिक भाषा समझते थे। और पहले की शिक्षा जो है मौखिक शिक्षा होती थी प्राचीन काल में। समय के अनुसार हम बदलते जाते हैं और समय बदलता जाता है। यही हम शिक्षा में सीखते हैं और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों के कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। आज भी वही है। बास्टील के विध्वंस के बाद सन 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं विवृत्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार तो और समझ में आ जाएगा आपको। अखबारों, पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों को में बाढ़ आ गई और वह तेजी से गांव देहात तक पहुंच गई। जैसे किताब है, अखबार है, छपी हुई वस्तुएं हैं जो गाँव भी जाने लगी। गांव के लोग अनभिज्ञ थे। आज भी बहुत से वनों में रहने वाले लोग जो हैं, वनों के कंदराओं में जहाँ पर शिक्षा की कमी है आज भी। तो संगीत है, नाटक है, जुलूस है, ये चीज़ें भी आने लगी। धीरे धीरे लोग आगे जुड़ने लगे। किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, लेकिन अब जो है 18वीं सदी में बढ़ता गया। शिक्षा की शुरुआत जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। क्रांति में सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि क्रांति में लड़ाई आती है, मारधाड़ आती है। क्रांति का मतलब उस समय में क्या क्या परिवर्तन हुए और कितना विकास हुआ, किनका कितना योगदान रहा, उसमें सहभागिता कौन लिया। हमने अभी यही पढ़ा है। ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में पाठ 1 समाप्त हो गया। तो इसके सारांश है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब कोई था जो सम्राट को बन गया, उसको क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। सम्राट का मतलब जैसे मैं बताया था पहले ही शुरू भाग में कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वही सम्राट है। अशोक सम्राट ये संस्कृत शब्द है और जो मुख्यमंत्री है वो हिंदी है। तो पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय, फ्रांस के बाजू में पड़ोसी देश कौन सा है? यूरोप। तो यूरोप की विजय यात्रा शुरू की कौन किया था? बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट उसका नाम है। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राजवंश स्थापित किया और खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था कि मैं नया आविष्कार कर सकता हूँ, ये पुराने सिस्टम में बदलाव ला सकता हूँ।
तो ऐसे बदलती जाती हैं, एक से एक इतिहास में छपती जाती हैं, नए आविष्कार होते जाते हैं, तो नए आविष्कार भी छपते जाते हैं। तो इसमें जो है शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्र ज्ञान की उम्मीद थी। 1815 में वाटरलू ने उसकी हार हुई और इसके बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। फ्रांस से निकलकर कहाँ फैल गए, यूरोप में। क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो फैलती जाती है। इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना और आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे और उनको प्रेरणा देने वाले ठोस उदाहरण थे। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे विचारों को प्रभावित होने वाले में से एक थे। अपने भारतीय ही थे राजा राम मोहन राय। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति में उनकी कल्पना को नई धारा मिली और 1830 में जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, आपको शब्दों के अर्थ में ज़्यादा जोर देना चाहिए। कौन चीज़ कहाँ था, जैसे हम अपने घर से निकले तो घर से कहाँ गए, फिर उसके बाद और दूसरा स्टेशन क्या है, उससे देखो। हम 9वीं कक्षा पढ़ रहे हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर क्या है, फिर उससे 20 किलोमीटर दूर क्या है, फिर उससे 100 किलोमीटर दूर क्या है, फिर 200 किलोमीटर, फिर 2000 किलोमीटर। ऐसे जानकारी जब लेते हैं तो हमको पूरा विश्व का जानकारी हो जाता है। तो यही इसमें क्रांतिकारी था। हम अगले पाठ में अब आपको इसको पढ़ाएंगे, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप क्या है, फ्रांस के पड़ोसी देश है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति किस तरह हुई वहाँ पर। तो अगला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो है रूसी क्रांति के बारे में दिया होगा।